देखो देखो कौन आया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब इज़हार रशीद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, दायित्व तशरीफ फरमा जिम्मेदारान कौम मिल्लत, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी सरदार माँ और बहनों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की है। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि 7 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब इज़हार रशीद साहब के हक में इस्तेमाल करके उनको कोशा दामन का आपका नया विधायक और MLA मुंतखब करिए। और हम आपसे ये भी गुजारिश करने आए हैं और साथ में हमारी माँ और बहनों को, हमारे बुजुर्गों को याद दिलाने भी आया हूँ कि 5 साल पहले जब हम आए थे, हमने मजलिस का सियासी सफर का आगाज रियासत बिहार में सीमांचल की सरजमीन से शुरू किया था। हमने हमेशा इस बात को कहा, आज भी दोहरा रहा हूं कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। हमारी राय सीमांचल के जमीन पर बसने वाले इंसानों के इंसाफ की लड़ाई है। हम पटना में जिस किसी की सरकार बनेगी, हम उनको आराम से बैठने नहीं देंगे जब तक के सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। सीमांचल न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है और हम ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहे हैं। कोचा दामन में बाढ़ आती है, बाढ़ का कोई इंतजाम नहीं है। कोचा दामन की बहुत बड़ी आवाम किसान और जमीन और ज़राअत से जुड़ी हुई है, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा करके जा रहे कि कोचा दामन से अगर आप इंशाअल्लाह इज़हार रशीद साहब को मुंतखब करेंगे तो कोचा दामन विधानसभा में हम पूरी कोशिश करके इंशाअल्लाह ताला एक रेलवे स्टेशन को यहाँ पर कायम करवाएंगे। और हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आकर कोचा दामन की विधानसभा में तकरीर कर रहा था तो सबने हमसे मिलकर कहा था कि ओवैसी साहब, अभी गठबंधन को कामयाब करना है क्योंकि बीजेपी को रोकना है। आपने 5 साल पहले, बैठ जाइए 5 साल पहले आपकी ही बात याद दिला रहा हूं कि आपने कहा था कि गठबंधन को इसलिए वोट देंगे हम अपनी बार क्योंकि मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, RSS के मोहन भगवत को रोकना है। मैं आज कोचा दामन की जनता में खड़े होकर आपके उस जुमले के बाद मैंने आपसे कहा था, आप 5 साल पुरानी मेरी तकरीर उठाकर सुन लो मेरी माँ और बहनों। मैंने आपसे कहा था कि वोट डालना आपका अख्तियार है, मगर हमारी बात को याद रखा जाए कि नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में चले जाएंगे अगर आप कोचा दामन से यहाँ से JDU के उम्मीदवार को देंगे तो आपका वोट जाय होगा।
और वक्त ने बतला दिया कि नीतीश कुमार ने कोचादामन की जनता के साथ, राजद ने, कांग्रेस ने कोचादामन की जनता के साथ उनके जज्बात का मजाक उड़ाकर, उनको धोखा देकर, उनको झूठ बोलकर वोट हासिल किया। और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे, तो इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार भी है, राजद भी है और कांग्रेस भी है। धोखा देकर वोट लिया था, झूठ बोलकर वोट लिया था, इसलिए हमको इल्जाम लगाते हम पर कि हम वोट कटवाएं। अरे हम वोट कटवा नहीं है, हम दिल को मिलाना चाहते हैं और दिलों को मिलाकर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अगर कोई आपका वोट का चोरी किया, अगर कोई आपका वोट का चोरी किया, तो वो नीतीश कुमार है, राजद है और कांग्रेस है, जिसने आपका वोट को चोरी करके दोबारा बीजेपी को सत्ता और इख्तिदार पर लाकर बिठा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोचादामन की गयूर जनता, आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि नीतीश कुमार को आपने 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और 15 साल आपने राजद को बनाया। राजद के परिवार से 2-2 लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया, मगर कभी कोचादामन या सीमांचल से इंसाफ राजद ने नहीं किया। नीतीश कुमार को आपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, तो बिहार के गरीबों को, कोचादामन के गरीबों को क्या मिला? आज कोचादामन के गरीब जनता को अगर शौचालय बनाना है तो 2000 की रिश्वत देना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री आवास में घर को हासिल करना है तो 20,000 की रिश्वत गरीब को देना पड़ता है। अगर जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना है तो रिश्वत देना पड़ता है। अगर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है तो रिश्वत देना पड़ता है। राशन दे लेना है, रिश्वत देना पड़ता है। आज हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इज़हार हश्मी साहब को कामयाब करिए, हम कोचादामन के गरीबों का हक दिलाकर रहेंगे और ये रिश्वतखोरी का खात्मा करेंगे। आज आप देखते हैं कि यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया। नीतीश कुमार ने उस जमीन पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, नीतीश कुमार ने कोर्ट का स्टे नहीं हटाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मामूली सा कैंपस है, वहां पर एमबीए और बीएड की कोचिंग कोर्सेस हैं। बीएड के कोर्स पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाबंदी लगा दी। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज राजद आपके पास है। राजद कहती है कि अगर हमको सत्ता मिलेगी बिहार में तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और दिल्ली से नरेंद्र मोदी बिहार को आए तो उन्होंने कहा कि तुम 10 लाख दोगे तो मैं 19 लाख दूंगा। ये कोई मजाक है, कोई अलादीन का चिराग है कि खसने से नौकरी निकलना शुरू हो जाता? 10 लाख और 19 लाख। किशनगंज में, कोचादामन में रोड नहीं बनाते, आप नौकरी देंगे। अस्पताल नहीं बनाते, नौकरी देंगे। स्कूल में टीचर का इंतजाम नहीं है, नौकरी देंगे। बच्चे और बच्चियों के लिए कॉलेज का इंतजाम नहीं करते, आप नौकरियों का वादा करते हैं। बाढ़ आती है, जमीन कट जाती है, बाढ़ आती है, खेत बर्बाद, फसल बर्बाद हो जाती है, मगर ये बात आपके वोट हासिल करने के लिए राजद ने और बीजेपी ने एक नया सोचा छोड़ा है। मैं जेडीयू के जो यहां के उम्मीदवार हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार ने नहीं कहा था कि मैं संघ मुक्त भारत करूंगा, और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं। हम जेडीयू के कैंडिडेट से जनाब मुजाहिद साहब से पूछना चाहता हूं, बताओ कि जब पार्लियामेंट में जो नरेंद्र मोदी के साथ आज आप वोट मांगने आ रहे हैं कोचादामन की सरजमीन को, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे भारत में CAA का कानून लेकर आए, वो CAA NPR NRC का बिल लेकर आए, तो पार्लियामेंट में क्या जेडीयू ने
उस बिल की मुखालिफत की थी। आप खुद जवाब दीजिए, क्या जेडीयू ने उस बिल की मुखालिफत की थी? राजद का तो कोई एमपी ही नहीं है, फिर भी हम वोट कटवा। 40 लोकसभा की सीट बिहार में राजद का एक भी नहीं जीता। और पार्लियामेंट में जब बिल लेकर आए, तो कौन उठा? पूछो ये कांग्रेसियों से, किसने भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में अगर किसी ने उठकर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने बेबाक तरीके से खुलकर सच्चाई को बयान किया और कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है, ये मजहब के नाम पर मुसलमानों से नाइंसाफी करता है। और हमने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने बता दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ा था, हमने नरेंद्र मोदी से कहा इस कानून को हम भी फाड़ते हैं तुम्हारे साथ। बताओ जेडीयू के कैंडिडेट, तुम आज कोचा दामन की जनता से वोट मांगने आ रहे हो, तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है CAA NPR NRC पर? याद रखो कोचा दामन की जनता, याद रखो सीमांचल की मेरी गयूर आवाम, मेरी मां और बहनों, सुनो इस दीवाने की बात को। CAA NPR NRC आइंदा साल से बीजेपी लागू करने वाली है। क्या हुआ आसाम में 15 लाख लोग के नाम नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको करवाया था। 5 लाख मुसलमान के नाम थे, 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के नाम थे। तो बीजेपी ने आसाम में कह दिया कि जो 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको नरेंद्र मोदी CAA से भारत की सिटीजनशिप शहरियत देगा। और जो 5 लाख आसाम में मुसलमान के नाम नहीं आए, उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा उनको अपनी शहरियत साबित करने के लिए। उस वक्त तक उनको भारत का सिटीजन नहीं करार दिया जाएगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे कि CAA NPR NRC के रूल हमारे वजूद की, हमारे बका की लड़ाई है। और ये नीतीश कुमार, ये जेडीयू आरजेडी, इनमें दमखम नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। आज आरएसएस के लोग कहते, आरएसएस के मोहन भागवत ने बयान दिया कि भारत के मुसलमानों को भटकाकर CAA के कानून में उनसे एहतजाज करवाया गया। हम आज कोचा दामन में खड़े होकर आरएसएस के मोहन भागवत को पैगाम दे रहे हैं कि मोहन भागवत, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर नींद की सो जाएंगे। हम जानते कि तुम CAA के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। और हम मोहन भागवत को, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को, राजद को, कांग्रेस को कोचा दामन से पैगाम दे रहा हूं, आपके भरोसे पर पैगाम दे रहा हूं कि जब अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में कोरोना खत्म हो जाएगा, अल्लाह के करम से उसका इंजेक्शन वैक्सीन निकलेगा। जैसा ही कोरोना खत्म होगा, कोचा दामन से दोबारा लड़ाई शुरू होगी CAA की NRC की। क्या आप हमारा साथ देंगे उस लड़ाई में? क्या आप हमारा साथ देंगे उस लड़ाई में? तो हम तमाम मिलकर एहतजाज करेंगे। हमको अपने आप को बचाना है, इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है। और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह आसाम में 5 लाख मुसलमानों से कह रही है कि कोर्ट को जाओ, और इनके अजायब में सीमांचल है, जाकर देख लो आप कि बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने बयान दिया कि सीमांचल में घुसपैठी घुस गए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा ताकि कोचा दामन के जेडीयू के कैंडिडेट को मालूम हो जाए, नीतीश कुमार को मालूम हो जाए
नरेंद्र मोदी को मालूम हो जाए, राजद के लोगों को मालूम हो जाए, क्या सीमांचल में घुसपैठी है या भारत के लोग हैं? जवाब दो। सीमांचल में भारत के लोग हैं ना? क्या घुसपैठी है सीमांचल में? तो बताओ नीतीश कुमार के कैंडिडेट, तुम्हारी जबान खामोश क्यों है? तुम जिस पार्टी का साथ दे रहे हो वो आरएसएस के लोग सीमांचल के गयूर आवाम पर उंगली उठा रहे, हमारी वफादारी पर शक कर रहे। अरे जेडीयू और राजद वालों, आरएसएस वालों, अगर हमारी वफादारी देखना है तो कोचा दामन के कब्रिस्तानों में जाकर देखो, हम सीना तान कर उस जमीन पर सोए। जब तक अल्लाह उनको जिंदा रखेगा सीना तान कर जिएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों की तालीम के लिए लड़ेंगे, अपनी बच्चियों की तालीम के लिए लड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिजाज आपको देना है और हम आपके दरमियान में खड़े होकर इज़हार अस्वी से कहना चाहते हैं कि इज़हार साहब, जब आप अल्लाह के फजलो करम से कोचा दामन की जनता की दुआ और वोट की वजह से कामयाब होंगे, तो जब आप पटना को जाएंगे तो पटना की विधानसभा में इज़हार अस्वी साहब आपको कोई भी मुख्यमंत्री बने, हम तो उम्मीद करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का नया मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जो भी होगा, इज़हार खड़े होकर उसकी आंख में आंख डाल कर कहेगा कि मुझे कोचा दामन की गयूर जनता ने मुझे भिजाया है, मैं ना अपनी गर्दन को झुकाऊंगा, ना अपनी नजरों को नीचा रखूंगा, बल्कि मैं इस असेंबली में खामोश बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस असेंबली में मसाइल उठाऊंगा, हमारे कोचा दामन की जनता की तकालीफ को बयान करूंगा और लड़कर कोचा दामन की जनता के मसाइल को हल करूंगा। क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि इज़हार इस तरह से काम करे जो मैं कह रहा हूं? तो इज़हार अस्वी साहब हाथ उठाकर जनता को आप तय खून दे दीजिए कि आप लड़ेंगे कोचा दामन की गरीब जनता के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज बीजेपी को कोई कोचा दामन से हरा सकता है तो कौन हरा सकता है? बोलो आप। कोचा दामन से अगर कोई बीजेपी जेडीयू को हरा सकता है, आरएसएस को हरा सकता है, तो कौन हरा सकता है? तो आप समझ गए ना कि राजद क्या काम कर रहा है? राजद कैंची का काम कर रहा है, कैंची का काम कर रहा है। कैंची क्या करती है? कैंची काटती है ना, वही काम कर रहे हैं ताकि आपका इत्तेहाद, आपकी मोहब्बतों में निफाक पैदा किया जाए और यहां से वो मोदी को कामयाब कर रहे हैं। कोचा दामन से कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है और एक तरफ इज़हार है, कोई और नहीं है। अगर मोदी को हराना है तो मीन का साथ देना पड़ेगा। कोचा दामन में मुकाबला है तो मोदी का और ओवैसी का है। बताओ तुम किसका साथ दोगे? मेरी और बहनों, हाथ उठाकर जवाब दो, क्या तुम मेरा साथ दोगे, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे भाई का, या फिर तुम उन लोगों का साथ दोगे जो हमारी बका के दुश्मन है, हमारे वजूद के दुश्मन है, हमारी तहजीब के दुश्मन है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 7 नवंबर के दिन आपको अपना एक अकाउंट अपने घर से निकलिए और पतन छाप पर बटन दबाकर कोचा दामन में एक नई तारीख बनाइए और जितने वादे हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद हम खुद आएंगे किशनगंज को, कम से कम साल में 2-3 मरतबा आएंगे। आकर इनका हाथ पकड़कर बोलेंगे, बताइए जनाब कोचा दामन में क्या काम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपसे हम वादा कर रहे हैं, आप जब 7 नवंबर को जाएंगे तो पतन छाप की जगह पर आप हमको याद करिए, इस गुनाहगार को याद करिए, अपने इत्तेहाद के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए पतन छाप पर बटन दबाकर अपने आप को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम।